प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहां पर्वतराज हिमालय प्रहरी की तरह आठों पहर हमारी सुरक्षा करता है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां सचमुच मिट्टी में अमृत है। इतिहास कहता है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत 4 जगहों पर छलक पड़ा था। वो चारों नगर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन इसी भारत भूमि पर हैं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। था नहीं, क्योंकि युग पुरुषों के बारे में कभी भूतकाल में बात नहीं करते। ये उनके अवतरण का अपमान है। अटल बिहारी हैं। उस दिन नहीं रहेंगे जब दिवाकर पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना छोड़ देगा। तब तक इस भारत भूमि के कण कण में अटल हैं। उन्हें 2 बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। शायद आधे अधूरे सेकुलर लोगों के लिए ये बात समझनी मुश्किल हो, लेकिन सोच के देखिए, क्या वो बेटा इज्जत के लायक है जो दूसरों की माँ के कदम चूमे लेकिन अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दे। हम दुनिया में हर धर्म का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं कि हम अपना कुल, वंश और परंपरा त्याग दें, अपनी शिराओं में बहते हुए रक्त को झुठला दें। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सगता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वो आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म सात जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। मैं वीरपुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर मैंने कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिचय। हिंदुत्व और भारतीयता की कोख से जन्मे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने आदर्श भी वही चुने जिन पर यह देव पूजित धरा अभिमान करते नहीं थकती। अटल राम के उपासक भी थे और अनुगामी भी। वो सिर्फ रामायण का पाठ करने और रामनवमी पे चरणामृत पीने तक सीमित नहीं रहे। जब अवसर आया तो उन्होंने दिखा दिया कि उनके मन में ही नहीं आचरण में भी राम है। 1996 कौन भूल सकता है। अटल जी प्रधानमंत्री बने और जब सदन में बहुमत सिद्ध करने का समय आया तो उनके सामने 2 विकल्प थे, सूटकेसों के बल पर सरकार बना लें या सरकार गिरने दें और अपने अंदर का राम बचा लें। प्रधानमंत्री बनने के 13वें दिन अपने पद से त्याग पत्र देते हुए अटल जी ने संसद में जो कहा था वो 1300 वर्षों तक भारतीय लोकतंत्र का मस्तक ऊंचा रखने के लिए पर्याप्त है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और ये आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप ये है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। 40 साल से मैं इस सदन में हूँ।
विपक्ष में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कभी सत्ता के मुंह में गलत काम करने को तैयार नहीं हुआ। पार्टी तोड़कर, अनुचित गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। उस दिन संसद में अपना भाषण समाप्त करने से पहले भी अटल ने राम की ही एक सूक्ति दोहराई थी, न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितम यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अपयश से डरता हूं, अपनी कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूं। 16 मार्च 1999 अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू की। पंडित जी खुद बस में सवार होकर अमृतसर से लाहौर गए। वहां गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि पाकिस्तान के राजनेता भी देर तक तालियां बजाते रहे। भाषण के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने चुटकियां लेते हुए वाजपेयी जी से कहा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो इस प्रस्ताव को टाल जाता, लेकिन पंडित जी और उनकी हाजिर जवाबी, वो हंस के बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? महिला पत्रकार सन्न रह गई और वाजपेयी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। वाजपेयी जी बड़ी सच्चाई के साथ जीते थे और राजनीति में यह गुण नहीं अवगुण है। वो निडर थे, जो है वो है, कुछ छुपाते नहीं थे। मीडिया जब भी उन्हें कुंवारा कहता या लिखता, वो पलट के जवाब देते, मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं, दोनों में फर्क है। अटल जी की हाजिर जवाबी का कोई एक किस्सा नहीं है, हजारों हैं। भारत में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों के कैंप बढ़ने लगे तो एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा, ऐसा थोड़ी है कि सारी गलती उन्हीं की है, कहीं तो आप भी गलत होंगे, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। वाजपेयी जी बोले, ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी तो बज सकती है, तो पाकिस्तान चुटकी बजा रहा है। बात सच भी है, पाकिस्तान ने हमेशा चुटकी ही बजाई है। कभी इंसर्जेंसी, कभी आतंकवाद, हमसे खुल के दो दो हाथ करने की हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाए। एक और घटना याद आती है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। पलट के अटल जी का जवाब देश के हर अखबार में छपा, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इशारा साफ था कि रहने के लिए दुनिया में कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि औकात में रहो। सरदार खुशवंत सिंह, उन्होंने एक कॉलम में लिखा, अटल जी आदमी तो अच्छे हैं, बस एक बुराई है कि गलत पार्टी में है। अटल जी से रजत शर्मा ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया, अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूं? अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। कितनी सच्ची बात है, अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। जवानी की एक कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, पर होनहार, तेज तर्रार, खुददार और ऐसा ओरेटर कि बोलने लगे तो लोग सर से पांव तक कान बन के सुनते थे। लड़की सुशील, संस्कारी, सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर और अमीर, काफी अमीर, राजघराने की बेटी। ये लव स्टोरी शुरू हुई सन 42 के आसपास, तो इसे 1942 लव स्टोरी भी कह सकते हैं। ग्वालियर के गवर्नमेंट कॉलेज में लड़का पढ़ने आता है, जहां पहली बार वो लड़की से मिलता है और मिलते ही उसे दिल दे बैठता है। वो जमाना ऐसा था कि लड़के बरसों बरस प्यार करते रहते थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि लड़की के आगे अपना दिल खोल कर रखते हैं। पर वो और लड़के थे। अटल बिहारी वाजपेयी में हिम्मत की कमी तो कभी थी ही नहीं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राजकुमारी कौल के नाम, उस लड़की के नाम। चिट्ठी में वो प्रेम उड़ेल कर रख दिया जो उनके हृदय कलश में भरा हुआ था। लड़की की अपनी एक झिझक होती है, एक शर्म होती है।
सीधे उसके हाथों में चिट्ठी थमाना उसे असहज कर सकता है, ये सोचकर अटल जी ने अपनी चिट्ठी एक किताब के बीच छुपाकर राजकुमारी तक पहुंचा दी। चिट्ठी राजकुमारी को मिल गई, लेकिन जवाब नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अटल जी को जरूर उस वक्त कमर बदायूनी का एक शेर याद आया होगा। नामाबर यानी डाकिया, पोस्टमैन। नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। तो क्या राजकुमारी ने सचमुच उनका प्यार नजरअंदाज कर दिया था? नहीं, राजकुमारी जी ने जवाब लिखा और एक दूसरी किताब में रख दिया, यह सोचकर कि अटल जी तक वो किताब जरूर पहुंच जाएगी। अटल जी स्कॉलर थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत सा वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे। पता नहीं कितनी और किताबें उनके हाथों से गुजरी, लेकिन वक्त का सितम देखिए, एक वही किताब उनके हाथों तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो न पाई। नियति का घात अटल जी समझ नहीं पाए और दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनकी हथेली में राजकुमारी नाम की रेखा है ही नहीं। अटल जी आंसू पी के आगे बढ़ गए। दिन गुजर गए। राजकुमारी अटल जी से उतना ही प्रेम करती थीं जितना अटल जी उनसे, लेश मात्र भी कम नहीं। वो अटल की अर्धांगिनी बनना चाहती थीं, लेकिन बीच में वो पर्वत आ गए जिन्हें पार करने की कोशिश में न जाने कितनी मोहब्बतें गुमनाम रास्तों पर भटक कर दम तोड़ चुकी हैं। राजकुमारी सचमुच राजकुमारी थीं और अटल उस छोटे से कबीले के बाशिंदे जिसे स्वप्न लोग कहते हैं। राजकुमारी का आलीशान सच अटल के धुंधले सपनों के साथ एक छत के तले कैसे रहता। वही हुआ जो होता है। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। राजकुमारी तड़प कर रह गईं, लेकिन वो अटल की हो नहीं पाई। उनके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रच गई, उनका सर किसी और की ओढ़नी में ढक गया। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। वो गरीब लड़का 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बना, लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पदों पर सुशोभित हुआ। पूरी दुनिया का सौंदर्य उसके कदमों पर बिछने के लिए तड़प रहा था, लेकिन बात वहीं आके रुक गई कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। अटल जी ने जीवन भर विवाह नहीं किया। किताब में रखे हुए राजकुमारी के उस खत का इंतजार करते रहे जो कभी उन तक पहुंचा ही नहीं। थोड़ा पीछे लौटते हैं, इमरजेंसी के टाइम में। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं और उनका ऐसा दबदबा था, यह दबदबा शायद गलत शब्द है, उनका ऐसा आतंक था कि उनके आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जो ये गुस्ताखी करता भी उसे फौरन या तो जेल में ठूंस दिया जाता या नजरबंद कर दिया जाता। लगभग तानाशाही वाला माहौल था, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी थी। बाकी सबने तो थक हार के चुप रहना सीख लिया, लेकिन अटल जी को यह कला आई नहीं। वो बोलते रहे और जम के बोलते रहे। इंदिरा जी को उनकी यह मुखरता खलने लगी। एक दिन सर्वदलीय बैठक में जब अटल जी ने पूरे जोश के साथ इमरजेंसी पर अपना विरोध व्यक्त किया तो इंदिरा जी का गुस्सा उबल पड़ा। वो बोली, अटल जी, ये जो आप हाथ हिला हिला कर बोलते हैं ना, मुझे आपके अंदर हिटलर दिखाई देता है। वो भी आप ही की तरह हाथ हिला हिला कर बोलता था। अटल जी हिटलर से अपनी तुलना किए जाने पर नाराज भी हो सकते थे, लेकिन वो हंसते हुए बोले, मैडम, मैं क्या, कोई भी जब बोलता है तो हाथ हिलाकर ही बात करता है। लेकिन अगर आपको मेरा हाथ हिलाना पसंद नहीं आता तो चलिए आज से मैं पैर हिला हिला कर बात करूंगा, आप ठीक है? इंदिरा जी का चढ़ा हुआ पारा उतर गया और बहुत चाहते हुए भी वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। इमरजेंसी का ही एक और किस्सा याद आता है। अडवाणी जी और अटल जी दोनों को कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की जेल में बंद कर दिया था। फिर अटल जी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा और उन्हें एम्स में शिफ्ट करना पड़ा।
लगभग पूरी इमरजेंसी के दौरान वो हॉस्पिटल में ही रहे। वहीं उनकी सर्जरी भी हुई। सर्जरी के बाद जब वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे तो एक दिन उन्हें कमर में दर्द उठना शुरू हुआ। डॉक्टर आए, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और बोले, कोई खास बात नहीं है, ऐसा लगता है आप ज्यादा झुक गए इसीलिए दर्द हो रहा है। अटल जी दर्द से कराह रहे थे पर मौका कैसे चूकते। बोले, डॉक्टर साहब ये कहिए ज्यादा मुड़ गए, क्योंकि झुक तो हम सकते ही नहीं। मजाक में कही थी पर बात एकदम सही थी। अटल जी जीवन भर अलगाववादी ताकतों से लड़ते रहे, राष्ट्र धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहे, क्या क्या नहीं सहा पर रुके नहीं, झुके नहीं। वो भारतवर्ष को जमीन का टुकड़ा या नक्शे पर खींची लकीर नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानते थे। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। कोई बाधा, कोई चुनौती अटल जी के होठों से यह वासंती स्वर छीन नहीं पाई। वो नए नए गीत लिखते रहे, गाते रहे और अपने लिखे हुए एक एक शब्द को जीते रहे। जब इस देश को मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटा जा रहा था, अटल जी ने याद दिलाया कि हम एक हैं। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, इतिहास नहीं, पूर्वज नहीं। राम सबके हैं और जो देश राम राज्य की अवधारणा पर टिका हुआ है, जिसके संविधान में श्री राम का चित्र अंकित है, वहां राम का विरोध राष्ट्र का विरोध है। आइए अपने गौरवशाली इतिहास को स्वर मिलाकर पढ़ें और मतभेद भुलाकर कदम मिलाकर आगे बढ़ें। हमें इंस्पायर होने के लिए अपने हीरोज 7 समंदर पार नहीं ढूंढने, बस कुछ बरस पीछे मुड़कर देखना है। अटल जी के पद चिन्ह हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त हैं। युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृतियों को नमन। और आपने ये पूरा एपिसोड इतने ध्यान से देखा और सुना, इसके लिए आपका आभार। फिर मिलेंगे।